अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हमने क्लास 12th जोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने लास्ट चैप्टर में डिजीज़ वाला पोर्शन शुरू किया था। इम्यूनिटी वाले पोर्शन को हमने ख़त्म कर दिया था। डिजीज़ में हमने सबसे पहली डिजीज़ जो ली थी वो है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो डिजीज़ है वो इम्यून की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ये कौन काज करता है? एचआईवी वायरस काज करता है। एचआईवी एक रेट्रो वायरल वायरस है। रेट्रो का मतलब इसके पास, एचआईवी के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इंजाइम प्रेजेंट है, इसीलिए इसको रेट्रो वायरस कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इंजाइम का काम क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इंजाइम जो है, जो एचआईवी वायरस का जीनोम है, वायरल आरएनए होता है, उसकी ट्रांसक्रिप्शन करवाता है रिवर्स, और आरएनए से डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को बनवाता है। ठीक है, वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या करता है? होस्ट के सेल के न्यूक्लियस में जाता है, वहाँ होस्ट के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट होता है। फिर इनकॉर्पोरेट होने के बाद ट्रांसक्रिप्शन होती है डीएनए की। ट्रांसक्रिप्शन के बाद आरएनए बनता है। आरएनए, ये जो आरएनए बना है ये वायरल आरएनए है, क्योंकि होस्ट के डीएनए के साथ वायरस का डीएनए इनकॉर्पोरेट हुआ था। जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद आरएनए बनता है वो इन्फेक्टेड आरएनए होता है, वो वायरल एनआरएनए होता है, वायरल आरएनए होता है, सॉरी। अब ये जो वायरल आरएनए है ये न्यूक्लियस को छोड़ के साइटोप्लाज्म में आता है। साइटोप्लाज्म में ये ट्रांसलेशन करता है और वायरल प्रोटीन्स बनाता है। अब जो साइटोप्लाज्म है उसमें वायरल आरएनए भी प्रेजेंट है, वायरल प्रोटीन भी प्रेजेंट है। ये असेंबल्ड होके रिकंस्ट्रक्शन करके बहुत सारे प्रोजिनी बनाता है, किसकी? एचआईवी पार्टिकल्स की। अब ये जो एचआईवी पार्टिकल्स हैं ये इन्फेक्टेड टी हेल्पर सेल से बाहर निकलते हैं और ब्लड के थ्रू किसी दूसरे टी हेल्पर सेल में जाते हैं और उसको इन्फेक्ट करते हैं, जिस वजह से आस्ता आस्ता जो टी हेल्पर सेल की नंबर होता है वो बॉडी में बहुत कम हो जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन हो रही है। इन्फेक्शन से टी हेल्पर सेल खत्म हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, टी हेल्पर सेल का नंबर बहुत कम होना शुरू हो जाता है बॉडी में। अब जब टी हेल्पर सेल का नंबर बॉडी में कम हो जाता है तो बॉडी में इम्यून की, आपको पता है टी हेल्पर सेल क्या है? टी हेल्पर सेल एक इम्यून सेल है। दैट मीन्स कि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम की, इम्यूनिटी की क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि एड्स इज अ इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, अब मैंने कल आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एड्स है क्या है, एड्स की ट्रांसमिशन क्या है, फैलता कैसे है। इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन थ्रू सेक्सुअल कंटेक्ट। ठीक है, एड्स एक ट्रांसमिसिबल डिजीज है, लीथल डिजीज है। ठीक है, ये मोस्टली इन्फेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फैलता है। दूसरा, कंटेमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान फैलता है। उसके बाद कंटेमिनेटेड सिरिंजेस के थ्रू फैलता है। ठीक है, ये क्या है? इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। फिर हमने स्ट्रक्चर देखा था कि एचआईवी जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने मैकेनिज्म देखा था। आज हम देखेंगे सिम्टम्स, कि जब एचआईवी जिस पर्सन को होता है उस पर्सन में सिम्टम्स कैसे आते हैं। ठीक है, ये मैं बताती हूँ। विंडो पीरियड कौन सा होता है, इसे अभी साइड पे रखें, ये मैंने बाद में वैसे ही लिखा था। विंडो पीरियड को छोड़े, अभी सिंपल देखें। देयर इज ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन द फर्स्ट इन्फेक्शन एंड अपियरेंस ऑफ सिम्टम्स। दिस पीरियड में वरी फ्रॉम अ फ्यू मंथ टू मैनी ईयर्स, यूजली 5 to 10 ईयर्स, टू डेवलप इनटू अ फुल ब्लोन एड्स। अब ऐसा होता है जैसे किसी की बॉडी में एचआईवी वायरस चला गया। ठीक है, इन्फेक्शन चलेगी बॉडी में, एचआईवी वायरस चला गया, लेकिन सिम्टम्स अपीयर होने में बॉडी में एक टाइम लगता है।
अब वो टाइम वरी करता है कुछ महीनों से कुछ सालों में भी, मतलब इन्फेक्शन बॉडी के अंदर एंटर हो गया, इन्फेक्शन कौन काज करेगा, HIV वायरस। दैट मीन्स कि HIV वायरस बॉडी में एंटर हो गया है, लेकिन सिम्टम्स एकदम से अपियर नहीं होते। सिम्टम्स अपियर होने में टाइम लगता है, एक टाइम लैग होता है, मतलब एक काफी टाइम बीच में आ जाता है। उसी टाइम को हम क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, मैं लिखती हूँ, आप सॉरी ब्लैक पेन से लिखती हूँ, आपको अलग से हो। इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड किसे कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड, देयर इज ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन द फर्स्ट इन्फेक्शन, जब आपकी बॉडी में वायरस ने एंटर किया था, और जब आपकी बॉडी में सिम्टम्स अपियर हुए हैं। इस बीच के पीरियड को क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है। और ये कुछ महीनों से कुछ सालों तक का होता है। कुछ महीनों में अपियर हो जाते हैं सिम्टम, और कुछ में 5 से 10 साल भी लग जाते हैं, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पे फ्यू मंथ टू मैनी ईयर्स, यूजुअली 5 to 10 ईयर्स भी लग जाते हैं। HIV वायरस बॉडी में है, लेकिन अभी हम उसको एड्स नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते कि पर्सन सफरिंग फ्रॉम एड्स। HIV है बॉडी में, लेकिन अभी फुल ब्लॉन एड्स डिजीज नहीं हुई है, सिंड्रोम नहीं हुआ है, ठीक है। इसे क्या कहा? इंक्यूबेशन पीरियड। अब विंडो पीरियड कौन सा होता है? जब ये वो टाइम होता है जब इन्फेक्शन बॉडी में आई थी और बॉडी ने उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनानी शुरू की, ठीक है। आपको पता है, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आता है, वो फॉरेन पार्टिकल क्या करता है? हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम उस फॉरेन पार्टिकल को पहचाने और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज को बनाना शुरू करे। अब जो HIV है, ये भी तो फॉरेन पार्टिकल है, ये हमारे जाके अंदर इम्यून सेल्स को डैमेज भी कर रहा है, लेकिन इसके खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडीज भी तो बनाएगी ना, एंटीबॉडीज बनाएगी। अब ये वो टाइम जब इन्फेक्शन हुई, वायरस ने बॉडी के अंदर एंटर किया और एंटीबॉडीज बनना हमारी बॉडी ने, आपको पता है कि फर्स्ट टाइम कोई भी अगर इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आएगी, कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आएगा, जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है वो थोड़ा स्लो होता है, पर्सन डिजीज उसको बीमार हो जाता है, क्योंकि बॉडी बनाने में टाइम लगता है। और जब वायरस ने हमारी बॉडी में एंटर किया और हमारी बॉडी ने उसको पहचान के उसके खिलाफ एंटीबॉडीज को बनाना शुरू किया, इस बीच के टाइम को हम क्या कहते हैं? विंडो पीरियड। क्या कहते हैं? विंडो पीरियड। ये लगभग 3.5 महीने का होता है। कितने महीने का? 3.5 मंथ का होता है, 3.5 मंथ का विंडो पीरियड। विंडो पीरियड कौन सा पीरियड होता है? जब वायरस ने एंटर किया और इम्यून सिस्टम ने उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज को बनाना शुरू किया। इस बीच के टाइम पीरियड को कहा जाता है विंडो पीरियड, और ये लगभग 3.5 महीने का होता है। जब वायरस ने फर्स्ट टाइम एंटर किया बॉडी में, इन्फेक्शन ने फर्स्ट टाइम बॉडी में एंटर किया और सिम्टम अपियर्स होने के बीच के टाइम को कहा जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। और ये चेंज होता रहता है, कुछ मंथ से कुछ सालों तक का भी हो सकता है, कुछ में 1 मंथ 2 मंथ का भी हो सकता है, कुछ में 5-10 साल भी लग सकते हैं सिम्टम्स अपियर होने में, ठीक है। इसी को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड और विंडो पीरियड, ठीक है। उसके बाद इनिशियल सिम्टम्स, सबसे पहले सिम्टम्स क्या आते हैं? कोई भी जिसको HIV वायरस इन्फेक्ट करता है, पर्सन को क्या होता है? बाउट्स ऑफ फीवर, बुखार चढ़ता है उतरता है। बाउट्स ऑफ फीवर का मतलब बुखार चढ़ना, बुखार उतरना। फीवर चढ़ रहा है, फिर 2-3 घंटे बाद उतर रहा है, फिर चढ़ रहा है, फिर उतर रहा है, ठीक है। खांसी हो रही है, कफ, डायरिया, पेट खराब हो रहा है, लूज मोशन लग रहे हैं, एंड लॉस ऑफ वेट, और वीक हो रहा है, बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है। ये इनिशियल सिम्टम्स है स्टार्टिंग में। बाद में क्या होता है? क्योंकि आपको पता है जो HIV वायरस है ये किसको इन्फेक्ट करता है? ये T हेल्पर सेल को इन्फेक्ट करता है। जब T हेल्पर सेल का नंबर बॉडी में कम हो जाएगा, तब पर्सन सफर फ्रॉम इन्फेक्शन। कोई भी नॉर्मल सी इन्फेक्शन, आपको पता है हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम है जो हमें नॉर्मल इन्फेक्शन से बीमार नहीं होने देता। नॉर्मली खांसी हुई, जुकाम हुआ, बुखार हुआ, इससे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम लड़ लेता है और हमें बीमार नहीं होने देता, ठीक है। लेकिन जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ही बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का वीक हो गया है, तब क्या होता है? इम्यून सिस्टम जब हमारी बॉडी का वीक हो जाएगा, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ही इतना वीक हो गया क्योंकि हमारी बॉडी के T हेल्पर सेल क्या हो रहे हैं? इन्फेक्टेड हो रहे हैं, T हेल्पर सेल खत्म होते जा रहे हैं।
इस वजह से हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, और जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तब कोई भी नॉर्मल से भी इन्फेक्शन हमें एकदम से अफेक्ट करेगी, हम एकदम से बीमार हो जाएंगे, एकदम से खांसी हो जाएगी, एकदम से जुकाम हो जाएगा। नॉर्मल बैक्टीरियल की कोई भी इन्फेक्शन होगी, बैक्टीरिया में भी स्पेशली माइकोबैक्टीरियम जो है वो इन्फेक्शन करेगा, वायरसेस कोई भी इन्फेक्शन करेगा, फाइंजाई इन्फेक्शन करेगी, पैरासाइट्स जो होते हैं बॉडी के अंदर रहते हैं वो इन्फेक्शन करेंगे, जैसे टॉक्सोप्लाज्मा, ये क्या करेंगे, एकदम से इन्फेक्शन को काज कर देंगे। और जो पेशेंट होता है जिसको एचआईवी है, जिसको एचआईवी वायरस ने इन्फेक्ट किया हुआ है, वो इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाएगा, मतलब कि वो अपने आप को नॉर्मल माइनर सी इन्फेक्शन से भी बचा नहीं पाएगा, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो चुका होगा। ठीक है, ये थे क्या सिम्टम्स थे। उसके बाद डायग्नोसिस क्या है, इसमें हमें कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं। जैसे हमें पेट में दर्द होता है, हम जाते हैं एकदम से होल एब्डोमेन का यूएसजी करवाते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं, और हम देखते हैं कि हाँ हमारे लिवर ठीक है, हमारे गाल ब्लैडर में स्टोन तो नहीं है, हमारी किडनी में स्टोन तो नहीं है। वैसे इस एचआईवी एड्स के लिए भी कुछ टेस्ट होते हैं, कन्फर्मेटरी टेस्ट, जिससे हम पता कर सकते हैं कि बॉडी में एचआईवी वायरस है या नहीं। ठीक है, अब वाइडली यूज डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, diagnostic test for detecting HIV infection is the ELISA। ELISA क्या है? ELISA इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये एक टेस्ट होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि बॉडी में एचआईवी वायरस है या नहीं है। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, लेकिन ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, कंफर्मेशन नहीं होती है इससे कि बॉडी में एचआईवी वायरस है या नहीं है। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, एलिजे इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, अब एक और टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या है, एक रिलायबल कंफर्मेशन टेस्ट है, किसके लिए, एचआईवी इन्फेक्शन के लिए। अभी आपको ये वेस्टर्न ब्लॉटिंग, एलिजे वगैरह यहाँ पे मैं आपको डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में शायद थोड़ा बहुत है, इतना ज़्यादा डेप्थ में वहाँ भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा वेस्टर्न ब्लॉटिंग के बारे में आपको मैं बताऊंगी कि क्या होता है, और एलिजे के बारे में भी लिटिल बिट बताऊंगी, इतना ज़्यादा डेप्थ में वहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, ये स्क्रीनिंग और कन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं जिससे हम कुछ बीमारियों को अपनी बॉडी में चेक कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं एचआईवी के लिए, एड्स के लिए? एक है एलिजे इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। ठीक है, और दूसरा है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, जिससे हम, ये एक कंफर्मेटरी टेस्ट है एचआईवी इन्फेक्शन के लिए। उसके बाद ये था डायग्नोस्टिक टेक्निक। उसके बाद अब ट्रीटमेंट क्या है। अब अगर बॉडी में एचआईवी इन्फेक्शन हो गई है तो हम ठीक कैसे हो सकते हैं, ट्रीटमेंट क्या है। अब ट्रीटमेंट एड्स के लिए है एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। आपको पता है कि ये जो एचआईवी है ये रेट्रोवायरल वायरस है, ये रेट्रोवायरल है। अब हमें रेट्रोवायरल के खिलाफ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग लेनी है, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस के काम को बंद करते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस अगर आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट नहीं करेगा तो आगे काम कैसे चलेगा। हमने क्या करना है, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग पेशेंट को देते हैं, ताकि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इंजाइम के काम है, स्टेप्स हैं, उनको स्टॉप किया जाए, ब्लॉक किया जाए, रोक दिया जाए। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रेट्रोवायरल ड्रग कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ। इससे अगर बंदे ने 1 साल जिंदा रहना है, 2-3 साल जिंदा रहेगा, लाइफ थोड़ी सी प्रोलॉन्ग हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, लेकिन ये डेथ को डिले नहीं कर सकते। एड्स ऐसी बीमारी होती है जिसमें का डेस्टिनेशन क्या है, डेथ ही है। ठीक है, जितनी मर्जी इलाज करवाओगे, थोड़ी सी जिंदगी लंबी हो जाएगी, लेकिन बच नहीं सकेगा इंसान, एंड अल्टीमेट क्या है, डेथ ही है। ठीक है, अब ये एंटी रेट्रोवायरल ड्रग कौन सी है, ये ज़ूडियोविउडीन, जिसे एजोथाइमिडीन भी कहते हैं। एजोथाइमिडीन एक एंटी रेट्रोवायरल ड्रग है जो क्या करती है, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस का काम है उसको ब्लॉक कर देती है, उसको रोक देती है। आपकी एनसीईआरटी में नाम नहीं शायद दिया है एजोथाइमिडीन, आप अगर नाम नहीं याद रखना चाहते तो नहीं भी रख सकते हैं। आप इतना भी लिख सकते हैं कि एंटी रेट्रोवायरल ड्रग देते हैं हम पेशेंट को, सो दैट कि उसकी लाइफ थोड़ी सी प्रोलॉन्ग हो जाए, लेकिन अल्टीमेट उसका डेथ ही है। ठीक है, अब प्रोफाइलेक्सिस, रोग कैसे रख सकते हैं। मेयरमेंट, कंट्रोल मेयरमेंट क्या है इसकी। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम नाको कहते हैं, नेशनल
एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और कुछ और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं। ये क्या करती हैं, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करती हैं, अवेयरनेस पैदा करती हैं। किसके बारे में, एड्स के बारे में, कि एड्स कैसे होता है, एड्स का वायरस क्या है, एड्स फैलता कैसे है। ये लोगों को एजुकेट करते हैं, लोगों को बताते हैं कि एड्स क्या है, एचआईवी वायरस है क्या है। कौन कौन सी 2 ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये अवेयरनेस कैंप्स लगाते हैं और लोगों को क्या करते हैं, अवेयर करते हैं, एजुकेट करते हैं अबाउट एड्स। ठीक है, अब प्रोफाइलैक्सिस में हमें क्या करना है, प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स देखनी है। सबसे पहले सेफ सेक्स करना है। सेक्स, जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है, आपको पता होना चाहिए कि ये पर्सन ही इज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन, एचआईवी इन्फेक्शन। ठीक है, या तो कॉन्डम का यूज करें सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। ठीक है, सेकंड है प्रॉपर स्टेरलाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल सेरिंजेस। अब ये जो हॉस्पिटल में सेरिंजेस यूज होती हैं, इनकी प्रॉपर स्टेरलाइजेशन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कंटेमिनेटेड सिरिंज को यूज करें तो ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाए। उनकी प्रॉपर स्टेरलाइजेशन, सफाई होनी चाहिए। ठीक है, एंड नीडल्स, syringes and needles, and screening द ब्लड फॉर HIV बिफोर ट्रांसफ्यूजन। और जिस ब्लड को आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ्यूज कर रहे हो, उस ब्लड को पहले स्क्रीन करें कि उसमें कोई भी HIV इन्फेक्शन तो नहीं है। पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले उसकी स्क्रीनिंग करवाएं। ठीक है, ये क्या है, कुछ प्रोफाइलेक्टिव प्रिवेंटिव मेजरमेंट है, क्योंकि एड्स का अल्टीमेट डेथ ही है। इसीलिए बेहतर ये है कि पहले ही आप क्या करो, प्रोफाइलेक्टिक मेथड्स को यूज करो, सेफ सेक्स करो। उसके बाद जो हॉस्पिटल की सरिंजेस हैं, इनकी प्रॉपर स्टरलाइजेशन होनी चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उसको ट्रांसफ्यूजन से पहले क्या करो, स्क्रीनिंग करो कि इस ब्लड में कोई भी वायरस तो नहीं है, HIV वायरस तो नहीं है। ठीक है, ये प्रोफाइलेक्सिस हैं, ये कंट्रोल मेजरमेंट्स हैं, प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स हैं। ठीक है, देख लिया आपने ट्रीटमेंट भी, प्रोफाइलेक्सिस भी। दिस इज ऑल अबाउट एड्स। जितना था आपकी एनसीईआरटी में उससे 4 लाइनें ज़्यादा ही बताई होगी, कम कुछ नहीं बताया। ठीक है, आप इसको अच्छे से देखें, फिर भी समझ नहीं आती है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। ओके, अल्लाह हाफिज़।